नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कोरेडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भैया। तो देखिएगा, जो विद्यार्थी बीएड और डीएलएड या एसटीसी कर रहे हैं तो उनकी भैया प्रायोगिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन दिमाग में रहती है, क्योंकि वाइवा के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे। तो वाइवा के लिए जो एग्ज़ामिनर आता है भैया, उसके सामने जाकर के बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है बच्चों को। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि वाइवा के अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मौखिक परीक्षा होती है वाइवा के अंतर्गत आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी सारी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखा है। वीडियो के अंतर्गत वीडियो को पूरा देखेगा, बीच में स्किप कर दिया तो आपके प्रश्न बहुत सारे हैं भैया। ये सभी प्रश्न बीएसटीसी और डीएलएड बीएड के अंतर्गत प्रीवियस अब ईयर में भी पूछे गए थे और इस बार भी लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, हर वर्ष पूछे जाते हैं। एग्जामिनर इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि ये आपकी इंटर से प्रोग्राम डायरी से हमने बनाए हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए उन प्रश्नों की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया, प्रस्तावना प्रश्न क्यों किया जाता है। प्रस्तावना प्रश्न क्यों किया जाता है? क्योंकि आप लोग जब लेसन बनाते हो तो सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखते हो, ठीक है ना। तो प्रस्तावना प्रश्न क्यों करते हैं इसके बारे में देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए। दूसरा है पॉइंट, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए या जोड़ने के लिए, और सरल तरीके से प्रकरण को निकालने के लिए, पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि और जिज्ञासा को जागृत करने के लिए भैया प्रश्न अपना प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों से लेसन पढ़ाते वक्त। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी विद्यार्थी नहीं जानते हैं इसके बारे में। सिंपोजियम विधि क्या है? सिंपोजियम विधि क्या है पूछ लिया जाता है काफ़ी बार एग्जाम के अंतर्गत। जब भी आप प्रायोगिक परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो वाइवा में पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा। तो सिंपोजियम विधि देखिएगा, प्लूटो ने एक सुंदर आदान प्रदान के लिए सिंपोजियम शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है भैया उस सभा से लिया जाता है जिसमें बौद्धिक मनोरंजन किया जाता है। इसमें एक प्रकरण पर वक्तागण अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो भैया वो सिंपोजियम विधि कहलाती है। रट लीजिएगा आप लोग इन प्रश्नों को, बिल्कुल अपने एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा। हर भैया, हर विद्यार्थी, हर छात्र छात्रा, हर गृहिणी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके वाइवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर खुश होकर के आपको अच्छे नंबर दे सके। यदि आपको अच्छे नंबर लेना है तो प्रश्नों को रटना होगा भैया, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करके ले जाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, पृष्ठ पोषण किसे कहते हैं भैया? पृष्ठ पोषण का मतलब होता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? तो देखिएगा, जब कोई छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका या प्रशिक्षु अपनी सूक्ष्म पाठ योजना प्रस्तुत करता है तो उसमें पाई जाने वाली कमियां या गलतियां एग्जामिनर के द्वारा इंगित की जाती हैं। यदि आपका जो भी वाइवा लेगा उसके द्वारा जो कमियां और गलतियां निकाली जाएंगी आपकी सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत, तो उसे सुधारने के उपाय बताए जाते हैं। इसे हम पृष्ठ पोषण कहते हैं। याद रख लीजिएगा, पृष्ठ पोषण या फीडबैक क्या होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन किसे कहते हैं? तो भैया देखने और सुनने के माध्यम से जो भी शिक्षण कराया जाता है उसे हम दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन कहते हैं। देखने और सुनने के माध्यम से जो भी छात्राध्यापक शिक्षण कराता है विद्यार्थियों के लिए कक्षा में, तो वही श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कहलाते हैं। क्लियर? आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हम आपको 2 पार्टों में बताएंगे इन प्रश्नों को, टॉप 50 प्रश्न आपको लेकर के आएंगे, और जो दूसरा वीडियो होगा उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लिंक दे देंगे। आप लोग जाके देखिएगा, आई बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पाठ योजना हम क्यों बनाते हैं? पाठ योजना क्यों बनाते हैं? तो कारण देखिएगा इसका, अगर हम अपनी बिना योजना के किसी भी पाठ को बच्चों को पढ़ाएं तो उस कक्षा का संचालन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, क्या उसमें छोड़ा जाए, क्या नया जोड़ा जाए, ये हम तय नहीं कर पाते हैं, तो कक्षा का संचालन और सुनियोजित तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए कक्षा का संचालन सुनियोजित तरीके से कम समय में सार्थक चीज़ों को बच्चों को पहुंचाने के लिए या बताने के लिए हम अपनी पाठ योजना तैयार करते हैं। क्लियर भैया? आपको प्रश्न पूरी तरीके से रट के ले जाने हैं, अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी जाकर के आपको सारे प्रश्न मिल पाएंगे, ठीक है। हमने इसकी पीडीएफ फाइल नहीं दी, आप लोग वीडियो से ही पूरे प्रश्नों को याद करेंगे। कॉपी और पेन लेंगे और अपने नोट्स बनाइएगा। अगला प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है भैया, लिखित एग्जाम में सीसीई क्या होता है?
तो देखिएगा CCE का काफ़ी बार सीधा सीधा नाम एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाता है। तो देखिए कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यदि हिंदी में अर्थ देखें तो यहाँ पर सतत का अर्थ होता है भैया हमेशा चलते रहना, हमेशा चलते रहना सतत का अर्थ होता है। और व्यापक का अर्थ होता है विस्तारित रूप से देखना, विस्तारित रूप से देखना, अर्थात व्यापक रूप से हमेशा चलने वाली प्रक्रिया अध्ययन की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाती है। याद रखिएगा परिभाषा अच्छी तरीके से, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, ठीक है ना, अर्थात व्यापक रूप से हमेशा चलने वाली प्रक्रिया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाती है। रट लीजिएगा बिल्कुल कतई, ठीक है। जहर क्लास है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो भैया माइक्रो टीचिंग होती है, एक सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग होती है जो आपकी कॉलेज के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा बताई जाती है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है भैया लघु रूप शिक्षण का, शिक्षण का लघु रूप सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीकी होती है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए बहुत ही कम समय में और कम लोगों को शिक्षण प्रदान करता है और संप्रत्य को पढ़ाता है, यानी अपने प्रकरण को पढ़ाता है। तो भैया वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अब सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। कक्षा के आकार में लगभग 5 से 10 होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम आकार होता है कक्षा का, लगभग 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। कम समय सीमा होती है भैया, कम समय में आपको अच्छा प्रकरण पढ़ाना होता है। पाठ्य के आधार को कम किया जाता है, पाठ की जो विषय वस्तु होती है वो सीमित ली जाती है। अगला है शिक्षण कौशल को कम करना, ठीक है, शिक्षण कौशल को भी कम किया जाता है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटा सा है, सूक्ष्म पाठ्य योजना कितने दिनों की होती है? तो सूक्ष्म पाठ्य योजना होती है भैया, उसका कार्यक्रम कितने समय का होता है? तो याद रखिएगा जब भी आप माइक्रो टीचिंग करने जाओगे या लेसन देने के लिए जाओगे तो भैया आपसे एग्जामिनर 40 या 45 मिनट पढ़ाने के लिए कहेगा। तो याद रखेंगे सूक्ष्म पाठ्य योजना का जो कार्यक्रम होता है वो 40 से 45 मिनट का होता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है, पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या होती है? ठीक है, पाठ्य योजना की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए कक्षा में उचित शीर्षक शैक्षणिक वातावरण, कक्षा में उचित शैक्षिक वातावरण बनाने और प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षण कार्य को नियमित एवं सुसंगठित करने में भी पाठ्य योजना की आवश्यकता पड़ती है। अध्यापक अपने आप में आत्मविश्वासी बने कि मैंने विद्यार्थियों को भैया बहुत बढ़िया पढ़ाया, ठीक है, अच्छा शिक्षण करवाया, तो अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए अध्यापक के लिए, ये पाठ्य योजना कहती है। अगला पॉइंट है, प्रतिदिन के कार्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, इसके लिए दिशा निर्देश भी देता है क्या? पाठ्य योजना। प्रतिदिन के कार्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश देता है हमारी पाठ्य योजना, ठीक है। तो पाठ्य योजना की आवश्यकता हो गई। अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्नों को याद करके ले जाए पूरी तरीके से। हम आपको दूसरा वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पार्ट नंबर 2, आप लोग उसे भी जा करके देखेंगे। द्वितीय वर्ष का जो शाला अनुभव कार्य समय होता है भैया वो कितने दिनों का होता है? तो याद रखेंगे बिल्कुल आप लोग 65 दिनों का होता है भैया। सेकेंड ईयर का जो शाला अनुभव कार्यक्रम होता है वो 65 दिनों का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, शाला अनुभव के उद्देश्य क्या है? शाला अनुभव के उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा छात्राध्यापक पढ़ाने का अनुभव करे व उस पर मनन करने की क्षमता हासिल करे, ये शाला अनुभव का उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट है, बच्चों के हाव भाव क्रियाकलापों का अवलोकन करे, अंग्रेजी व पर्यावरण के अध्यापन का अनुभव करे, शाला शिक्षण को समुदाय व आसपास के पर्यावरण से जोड़े। भैया जितने भी विद्यार्थियों ने वीडियो देखा हमारा, उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए भी इस वीडियो को कॉलेज में फैलाएं ताकि अन्य बच्चों का भी वाइवा कमज़ोर ना पड़े और अच्छे नंबरों के साथ वो पास हों, ठीक है। एग्जामिनर खुश हो जाएगा बिल्कुल यदि आपने प्रश्नों को रट लिया तो प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने भी जब STC किया था तो यही प्रश्न पूछे गए थे और मैंने भी इन प्रश्नों को किसी दूसरे शिक्षक से याद किया था। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेगा, दूसरा वीडियो भी देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे,
शाला अनुभव कार्यक्रम के कितने चरण होते हैं? तो भैया याद रखेंगे 3 चरण होते हैं। कितने कितने दिनों के होते हैं? पहला जो चरण होता है 20 दिन का होता है, दूसरा 30 दिन का होता है और तीसरा 15 दिन का होता है। याद रखेंगे शाला अनुभव कार्यक्रम का जो चरण होते हैं वो 3 चरण होते हैं, 20, 30 और 15 दिन। क्लियर? अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। शाला अनुभव कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण के कितने पाठ योजना तैयार करना होता है? तो भैया पर्यावरण के 10 पाठ योजना बनानी होती है हमारे लिए। कब? शाला अनुभव कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण की 10 पाठ योजना बनानी होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शाला अनुभव कार्यक्रम के दौरान एक कक्षा में कितने लोगों का होना अनिवार्य है? तो भैया जब भी हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो कम से कम 2 लोगों का या 2 विद्यार्थियों का या 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप माइक्रो टीचिंग के लिए उत्तरदायी बन पाएंगे। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है, सेल्फ एवोल्यूशन या स्वयं मूल्यांकन क्या होता है? तो स्वयं मूल्यांकन देखिए भैया, स्वयं के द्वारा मूल्यांकन करना, या जब किसी भी कक्षा में आप अध्यापन कर रहे होते हैं और अध्यापन कार्य खत्म होने के पश्चात, ठीक है, जब आप विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का यदि विद्यार्थी सकारात्मक तरीके से उत्तर देता है तो आपका जो मूल्यांकन होगा भैया वो उचित होगा, अच्छा मूल्यांकन होगा, यानी कि विद्यार्थी आपके द्वारा कराए गए अध्यापन को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे और यही प्रक्रिया आपकी स्व मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, तो भैया आपको ये प्रश्न कैसे लगे? सभी भैयाओं और बहनजियों से निवेदन है, यदि आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं तो अपने और भी भाइयों और बहनजियों को इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनको भी अच्छे नंबर आ सके। सेकंड वीडियो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देंगे, उसे भी जा करके देखेंगे, क्योंकि 50 से 100 क्वेश्चन हम आपको वीडियो में देने वाले हैं दोनों वीडियो के अंतर्गत। आपको भैया वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक ठोकेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। यदि आप पहली बार आए हैं बीएड और डीएलएड की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। केवल राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।